कवर करेंगे मध्य और दक्षिण भारत को, जिससे कि आपको ठीक तरीके से सारे पर्वत याद हो जाएं और आप एग्जाम्स में कुछ भी मिस करके ना आए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, मध्य भारत की शुरुआत में सबसे पहले आती है अरावली पर्वत श्रेणी। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान से होती हुई जाती है और हरियाणा में जाके खत्म होती है। इस पर्वत श्रेणी की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है, मतलब 570 मिलियन वर्ष पुरानी ये पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस पर्वत श्रृंखला का 80% भाग सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है। और एक रोचक बात यह है कि जो दिल्ली है, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, उसकी जो जमीन है वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। उस जगह को वैसे रायशीला या फिर रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, दोनों नाम है इसके, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर मानी जाती है, जिसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है और वो राजस्थान के अंदर स्थित है। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं इनसे सवाल बनता है अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। इसके बाद आती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो कि मध्य भारत की सबसे प्रमुख श्रेणी है। ये गुजरात से शुरू होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक जाती है, मतलब झारखंड तक इसका विस्तार हो रखा है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम है, एक है भारनेर की पहाड़ियाँ और एक है कैमूर श्रेणी। अब मैं आपको बता दूं कि जो विंध्याचल है इसी को भारनेर की पहाड़ी कहा जाता है, लेकिन कहाँ पे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों के। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहाँ की पहाड़ियों को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सारा का सारा आता किस में है? विंध्याचल के अंदर ही आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, भारनेर की पहाड़ियाँ और कैमूर श्रेणी, ठीक है। अच्छा, झारखंड के अंदर विंध्याचल के कुछ एक हिस्से हैं जिन्हें पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अभी जो पारसनाथ की पहाड़ी है इसके ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जैन मंदिर नाम से, इसलिए इसे कुछ लोग जैन मंदिर की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। वैसे इसका नाम पारसनाथ की पहाड़ी है। अच्छा, इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 1365 मीटर है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो विंध्याचल के अंदर तीन नाम हो जाते हैं, एक भारनेर की पहाड़ियाँ, एक कैमूर श्रेणी और एक हो जाती है पारसनाथ की पहाड़ी जिसके ऊपर जैन मंदिर बना हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ से दक्कन के पठार शुरू होते हैं, तो आपको स्पेशली यहाँ से लिख लेना है कि दक्कन के पठार यहीं से शुरू होते हैं। और इसमें सबसे पहले आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये जो पूरी सतपुड़ा की श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर से नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों नदियों के बीच में ये पहाड़ी की श्रेणी होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके तीन भाग हैं, मतलब इसको तीन भागों में बांटा गया है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसे महादेव की पहाड़ी से नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों के अंदर सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे है? महादेव पहाड़ियों के अंदर है, जिसका नाम है धूपगढ़ की पहाड़ी। वो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इससे स्पेशली सवाल बना था कि धूपगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है और उसकी कितनी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आती है महाराष्ट्र की तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां। सबसे पहले आती है अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि गुफाओं के लिए और चित्रकारी के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। इसके बाद आती है सतमाला, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही है। और इसके बाद आती है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही है। तो पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र की तीन फेमस पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर ही एक और इम्पोर्टेंट पहाड़ी है जो कि कर्नाटक तक जाती है, वो है बालाघाट पर्वत श्रृंखला। बालाघाट पर्वत श्रृंखला की जो खास बात है वो ये है कि एक तरफ गोदावरी बहती है इसकी तरफ और दूसरी तरफ भीमा नदी बहती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये गोदावरी और भीमा नदी के लिए एक तरीके का विभाजक है। जैसे पहले सतपुड़ा श्रेणी जो थी उसमें एक तरफ उत्तर की तरफ नर्मदा बह रही थी और दक्षिण की तरफ ताप्ती बह रही थी, वैसे यहाँ पे बालाघाट में ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ कौन सी बहती है? गोदावरी बहती है और दक्षिण की तरफ भीमा नदी बहती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दक्षिण भारत के कुछ एक राज्य जिनकी बहुत ही फेमस पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले आती है नल्ला मलाई की पहाड़ी, जो कि पूर्वी तट की एक पहाड़ी है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के पास मौजूद है। देखिए, यहाँ से कृष्णा बहती है और ये पूर्वी तट है, हमारे देश का पूर्वी तट है, तो इसे पूर्वी तट की पहाड़ी भी कहा जाता है। कौन सी है? नल्ला मलाई की पहाड़ी। इसके बाद इसी के नीचे आती है जावदी पहाड़ी, ये भी आपकी पूर्वी तट की पहाड़ी है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित पहाड़ी है।
तो ये दोनों एक साथ आप याद रख सकते हो। इसके बाद केंद्र में यहाँ पर एक और पहाड़ी आती है जिसको हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, काफी फेमस पहाड़ी है। इसको पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी, तो आपको याद रखनी है। ये कहाँ पे स्थित है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली हुई पहाड़ी है। इसको केंद्रीय पहाड़ी भी कह सकते हो। अच्छा, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें एक बहुत ही मशहूर चोटी है जिसका नाम है डोडा बेट्टा। अब इसको आपको ज़रूर याद रखना, ये नाम आपने सुना भी होगा कई बार कि डोडा बेट्टा की जो चोटी है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 2637 मीटर के आसपास। ये जो डोडा बेट्टा पहाड़ी है और इसके आसपास का एरिया है, यहीं पे टोडा जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। इसके बाद आती है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, और इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुदी। अन्नामुदी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है इसके लिए, और उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो एक चीज़ समझ लो कि डोडा बेट्टा जो है वो 2637 मीटर थी, और ये जो आपकी अन्नामुदी है ये 2695 मीटर है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई दक्षिण भारत में? अन्नामुदी हो गई। और दूसरे नंबर पे कौन सी आई? ये आपकी डोडा बेट्टा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद आती है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी या फिर सबसे अंतिम पहाड़ी कही जाने वाली कार्डमम पहाड़ी। अब अगर आप लोग इंग्लिश जानते हैं तो आपको पता होगा कि कार्डमम का मतलब होता है इलायची। इलायची को इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो पहाड़ी है ये केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है, और इन पहाड़ियों पे किसकी खेती होती है? इलायची की खेती होती है। इसलिए इस पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो कार्डमम पहाड़ी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आखिर में इलायची पहाड़ी हो जाती है। इसके अलावा दो और पहाड़ियाँ हैं, एक है अंडमान निकोबार में। पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको लिखना है सैंडल पीक। और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लिखोगे नारचू। ठीक है, तो दोस्तों